बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो तरह की बातें पढ़ने जा रहे हैं। वो ये कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मेयर कैसे किया जाता है। तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है या फिर इन अदर वर्ड कंपनी की परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म में कैसे मेयर किया जाता है, तो उसको देखना है हम लोगों ने। तो ये देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म measures of shareholder wealth और शॉर्ट टर्म, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी उसको मेजर कैसे किया जाए, पहली बात। और फिर कंपनी की परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म में कैसे मेजर किया जाए, दूसरी बात। या इन अदर वर्ड्स कि शेयर होल्डर की वेल्थ जो है उसको शॉर्ट टर्म में कैसे मेजर किया जाए, ये एक ही क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होएगी ना तो शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी। जब कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के जो मालकान है उसको बेनिफिट होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म जो मेयर्स हैं किसके भला, शॉर्ट टर्म मेयर्स जो हैं शेयर होल्डर वेल्थ के, या फिर क्या कहते हैं इसको, कंपनी की परफॉर्मेंस के, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मेजर करना या कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के शॉर्ट टर्म में क्या तरीके हैं। तो उसमें जनाब जो इसके मेयर्स हैं वो तो हैं, तीन चार हैं, तो उन पे हम फोकस कर लेते हैं। उसमें जो पहला है उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको हम बोलते हैं ROCE। R फॉर रिटर्न, O ऑन, C फॉर कैपिटल, E फॉर एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक तरीका है। उसके बाद जो दूसरा इसका मेथड है उसको हम कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर। उसको क्या कहते हैं, अर्निंग्स पर शेयर, और इसको हम बोलते हैं EPS। और उसके बाद जो ये वैसे बेसिकली बुक के अंदर तो आपकी दो दिए हुए हैं, लेकिन दो और भी थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्कशन कर दूंगा आपके साथ। तो एक उसमें है नंबर 3, जिसे हम कहते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो। प्राइस अर्निंग्स रेशियो, इसे हम कहते हैं PE रेशियो। और चौथा जो है उसे हम कहते हैं अर्निंग यील्ड्स। अर्निंग्स यील्ड्स। तो ये जी चार मेथड हैं, जिनमें से दो, पहले दो जो हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो बाकी दो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये चार तरीके हैं इसके अंदर जो कि उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये सारे किस लिए हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं टू मेजर दी कंपनी परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं इसमें पहले उसके ऊपर। तो पहला क्या है, पहला है रिटर्न
ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी करंट स्टेटस को शो कर रहा होता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये एक तो करंट स्टेटस को शो कर रहा होता है, दूसरा ये आर ओ सी ई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो किसी भी ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को शो कर रहा होता है। यानी दिस इज द मेयर, दिस इज द जनरल मेयर टू मेयर द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। तो ये दो चीज़ों को यानी फोकस कर रहा है। एक मैंने आपको बताया कि ये कंपनीज करंट सक्सेस बताता है, यानी ये बताता क्या, अभी इसको पढ़ते हैं कि है क्या, लेकिन ये इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक कंपनीज करंट सक्सेस से है, कंपनी की करंट सक्सेस से है। और दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो है किससे, कि दिस इज जनरल, दिस इज जनरल मेयर ऑफ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये चीज है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये शॉर्ट टर्म मेजर तो है, लेकिन दूसरा इसके साथ साथ ये कंपनी की करंट सक्सेस अगर आपने मेजर करनी हो तो विच मेजर यू वुड यूज ROCE। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कंपनी की करंट सक्सेस को हमने मेजर करना है तो कंट्री की करंट सक्सेस को मेजर करना है तो आप कौन सा मेजर यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे जी हम ROCE यूज़ करेंगे। और दूसरा अगर आप कहेंगे जी ओवरऑल, आपने अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल को मेजर करना है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल को मेजर करना है तो जनरल मेजर यही है ROCE। ठीक है, तो ROCE इज द जनरल मेजर ऑफ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। तो ये दोनों बातें जो हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो समझा देता हूँ। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें ये है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम बोलते हैं ROCE। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम जिक्र करते हैं प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट जो होता है जाहिर सी बात है वो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट है किसी भी एक साल के अंदर। यानी इसका मतलब ये है कि इसको आप यहाँ पर ही समझिए दोबारा से। अब मैं आपको पहला यहाँ पे समझाता हूँ, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जो है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है ना जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अब आपको समझाने लगा हूँ। अच्छा पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि ये टर्म जो है ये इट इज़ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि हम इसको, इसके अंदर जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ। रिलेटिव का मतलब होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर कंपैरिजन विद अदर, विद समथिंग, है ना। जब आप किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे रिलेटिव करते हैं। तो इसका मतलब ये नाम से भी जाहिर हो रहा है कि
जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, उसके ऊपर कितना रिटर्न है। सिर्फ रिटर्न नहीं है, सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। ये रिटर्न, एक तो ये ना कि आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की तो आपसे कोई पूछता है हाँ जी कितना रिटर्न हुआ, तो फिर ये तो एब्सोल्युटली बात होगी ना। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है उस पर कितना आपको जो है वो रिटर्न मिल रहा है। यानी जितना कैपिटल या जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके मुताबिक बताइए कि कितना आपको मिला है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको रिलेटिव टर्म कहा जाता है। जैसे इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, प्रॉफिट नहीं बताता, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देन द प्रॉफिट। अब ये दो चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो तो है रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो कोई मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। यानी आपके रेवेन्यू कितने हैं और आपकी कॉस्ट कितनी है, उनका आपस में कंपैरिजन कर लें तो उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट जो है दैट इज नॉट ए गुड मेजर, दैट इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ द फर्म परफॉर्मेंस। फर्म परफॉर्मेंस के लिए प्रॉफिट को मेजर करना अच्छा मेजर नहीं है, बल्कि उस, क्योंकि वो ये नहीं बताता कि प्रॉफिट कितनी इन्वेस्टमेंट पे मिला है, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और उसके नतीजे में कितना प्रॉफिट मिला, ये नहीं बताता। इसलिए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी ये बताती है, या प्रॉफिटेबिलिटी बताती है मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि कितने इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ROCE जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, प्रॉफिट नहीं बताता। तो अब आप कहेंगे ना प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है? तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप ये बताते हैं कि कितना कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट मिला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किसको शो कर रही है? वो ये बता रही है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आपको मिला और कितना कैपिटल लगा के मिला, यानी प्रॉफिट ओवर कैपिटल। ये मैं रफली बता रहा हूं आपको, रफली। यानी सिर्फ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि ये अब रिलेटिव बन गई ना, कि अब आप प्रॉफिट को इन एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसको कंपेयर कर रहे हैं आप इसके साथ, तो ये रिलेटिव टर्म होगी। तो अब आप बता रहे हैं कि जी जितना मैंने कैपिटल लगाया उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट मिला, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। या इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं? ROCE कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? रिटर्न है। और ये क्या है? कैपिटल। तो रिटर्न ओवर कैपिटल जो है वो क्या बन जाएगा? ROCE बन जाएगा, ROCE। तो अब आपको समझ आई होगी बात कि कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गया और रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल है या प्रॉफिट ऑन कैपिटल है। समझ आ गई बात? तो इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं या इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इज प्रॉफिटेबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे आप फर्ज कर लीजिए, एग्जाम्पल ये है कि आपको ये बताया जाता है कि जी आपने $120 जो है वो इंटरेस्ट अर्न किया है। यानी आपने क्या किया है? आपने किसी बैंक में जो है वो अपना अकाउंट ओपन किया, बैंक में अमाउंट जमा करवाई, और बैंक ने एक साल बाद आपको ये कहा कि जी आपने क्या किया?
आपका $120 जो है वो इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट क्या है फिर? इंटरेस्ट अमाउंट है। तो वो इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब ये है कि रिटर्न कमाया आपने, तो $120 आपने रिटर्न कमाया। इसका मतलब ये है कि $120 यू हैव गॉट आफ्टर 1 ईयर। तो अगर अब ये तो सिर्फ रिटर्न है, 120 इज जस्ट रिटर्न। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए $120 कितने पैसे बैंक में रखवाए थे तो आपको ये इंटरेस्ट मिला है या सूद मिला है या रिटर्न मिला है, तो आप कहते हैं जी मैंने $500 रखवाया था बैंक में। तो ये केस 1 है। फॉर एग्जाम्पल ये केस 1 है। तो केस 1 में आप कहते हैं कि जी मैंने $500 रखवाया था और मुझे $120 जो है वो रिटर्न मिला उसके ऊपर 1 साल बाद, यानी इंटरेस्ट मिला। तो फिर अगर आप देखें कि इसका मतलब 500 आपका क्या है, कैपिटल जो है एम्प्लॉय किया, और रिटर्न उसके ऊपर आपको कितना मिला, $120। तो अब आप अगर यहाँ पर फाइंड आउट करें कि आपको कितना जो है वो मिला है प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर आप कहेंगे जी के 120 रिटर्न है ना, यही फार्मूला जो भी मैंने आपको जर्नल फार्मूला बताया। अभी स्पेसिफिक फार्मूला मैं आरओसी का आपको डिटेल से डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक आइडिया देने के लिए ये वाला फार्मूला बताया। तो $120 रिटर्न, और जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है वो कितना किया था, 500। ये 500 बैंक में रखवाया था आपने, तो एक $500 आपने एम्प्लॉय किए थे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये जनाब 24% जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकल आती है। ठीक है ना। अच्छा, केस 2 है, और केस 2 के अंदर अब आपको फिर कहा जाता है कि जी आपने $120 जो है वो रिटर्न अर्न किया है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि ये कितने डॉलर आपने बैंक में जमा करवाए थे। तो आप कहते हैं जी मैंने जो है वो $50,000 जमा करवाए थे। अब बताइए, अब $50,000, इसका मतलब ये जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है वो कितना हुआ है, $50,000, और जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला है, $120। तो अब अगर हम प्रोडक्टिविटी निकालें या प्रॉफिटेबिलिटी निकालें तो वो कितनी आई है, तो वो आती है 0.24, 1% से भी कम है। 0.24%, ये 24% और ये 0.24%। देखने में तो ये $120 रिटर्न मिला है, इधर भी केस नंबर 2 में भी। तो दो केसेस में हम दो एग्जांपल समझ लें। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख लें कि पहले केस के अंदर क्या हुआ। पहले केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर 500 के ऊपर 120 कमाए थे। इधर केस नंबर 2 के अंदर 50,000 के ऊपर 120 कमाए हैं। वैसे 120 बताते तो प्रॉफिट तो है, 120 प्रॉफिट है ना, लेकिन इसके ऊपर कितना 24% और इसके ऊपर 0.24% आपके सामने। इसका मतलब ये है कि अब ये वाजे हो गया कि ये अगर सिर्फ हम प्रॉफिट देखते, प्रॉफिट मींस रिटर्न देखते, तो दोनों के ऊपर हम खुश हो जाते कि 120 है यार, इधर भी 120 है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कितने पर कमाया, इधर 500 पे 120 कमाया, इधर 150,000 डॉलर के ऊपर आपने 120, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना फिर उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम है। तो आप अगर ऐसा है, अगर केस नंबर 2 है, तो व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? आप यहाँ से पैसे निकलवा लेंगे और कहीं और जगह पर अपनी मनी जो है वो उसका बेटर रिटर्न लेने के लिए आप मूव करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट केस तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट केस के अंदर तो 24% आप जो है वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन सेकंड केस में 0.24% है। तो इसलिए ये एग्जांपल आपको समझाई कि ये तो क्या है, रिटर्न है। तो इसको आप रिटर्न प्रॉफिट का फार्मूला आपको आता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रिटर्न को जब आप कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे ये मैंने कंपेयर करके ये डिवाइड करके आपको ये जो फाइंड आपने किया, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने फाइंड किया हुआ है, ये भी और ये भी, और ये सिर्फ रिटर्न है। और ये क्या है, ये कैपिटल जो आपने बैंक में रखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आरओसी कितना अच्छा मेजर है, जो आपको बताता है एक्चुअली
कि कितने पैसे पर कितना अर्न कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना जी। तो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब ये है कि जो फर्म्स होती हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने कैपिटल को यूज करना होता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं पैसा, कैपिटल फर्म को, और वो फर्म का क्या बन जाता है, एसेट। और फिर फर्म इनकी मदद से क्या जनरेट करती है, फर्म इनकी मदद से प्रॉफिट जनरेट करती है। समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अब ये वाली बात समझ में आ गई ना, कि शेयर होल्डर्स कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जो फर्म का एसेट बन जाता है, और फर्म उनकी मदद से, कैपिटल या एसेट की मदद से क्या जनरेट करती है, प्रॉफिट को जनरेट करती है। और अगली चीज ये है समझने वाली, ये एक पॉइंट था, अगली बात ये है समझने वाली, वो ये कि जो फर्म के टोटल एसेट्स होते हैं, फर्म के जो टोटल एसेट्स होते हैं उसकी इक्वेशन हमें आनी चाहिए। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ये इक्वेशन है एसेट्स की। और इसमें जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनको हम नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जो 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 करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स की एग्जांपल्स, करंट एसेट्स की जो एग्जांपल है वो समझ लीजिए कि जैसे इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल होती है, या इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स होती है, या ट्रेड डेटर्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। मैं वैसे अकाउंटिंग का मेरा फील्ड तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको अकाउंट रिसीवेबल भी शायद कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं। उनमें लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी वगैरह होता है। तो ये आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तो बहरहाल, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें हमने एक्चुअली ये देखना है कि ये जब हम काम करते हैं तो इसका फार्मूला ज़रा हम दोबारा से फार्मूला देखते हैं, जो एग्जैक्ट फार्मूला है ROCE का फार्मूला ज़रा मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं। तो ROCE का जो एग्जैक्ट फार्मूला है जनाब, वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एब्रीवेट करते हैं PBIT। ये P फॉर प्रॉफिट, B फॉर बिफोर, I फॉर इंटरेस्ट, सूद जिसे कहते हैं, और टैक्स। और डिवाइड करते हैं हम इसको किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, परसेंटेज में लाने के लिए। ठीक है, अब जरा नोटिस कीजिए, मैं वही बात जो आपसे कर रहा था कि ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअली दिस इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म आपको मैंने भी बताया कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से, जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया था कि हमने 120 को 500 से कंपेयर किया था, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया था फार्मूला में भी। तो इधर भी ये देखें, ये चीज़ क्या है, ये रिटर्न है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों की रेशो बन गई, तो ये ROCE बन गया था। फिर ये रिटर्न है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। यही फार्मूला यहाँ पे आ रहा है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये एक्चुअली रिटर्न है। ठीक है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, वही बात है जो ऊपर कर रहे हैं हम लोग, तो लेकिन इसको ज़रा बेहतर अंदाज में कर लिया। तो वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपके पास
इसका फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, वो आपको क्या करता है, ये आपको किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को भी शो कर रहा होता है, यानी ये किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को भी शो कर रहा होता है। ये मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी कंपनी की एफिशिएंसी को भी अगर मेजर करना हो, एफिशिएंसी ऑफ फर्म परफॉर्मेंस ऑफ फर्म अगर आपने मेजर करनी हो, तब भी आप ROCE से मेजर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने जनरल बात बताई है आपको कि ROCE जो है वो एक्चुअली क्या बताता है, रिटर्न ओवर कैपिटल बताता है। तो रिटर्न क्या है, रिटर्न एक्चुअली है आउटपुट, और जो ये जो कैपिटल है ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इनपुट। तो आउटपुट ओवर इनपुट करें तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो एक्चुअली जो रिटर्न है वो आउटपुट है, और कैपिटल जो एम्प्लॉय किया वो इनपुट है, इसलिए ये एफिशिएंसी के मानों में भी आ जाता है। समझ आ गई बात आपको? तो ये मैं आपको समझा रहा था कि ये किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी मेजर करते हैं आप लोग। तो एक्चुअली जो जो आपका रिटर्न है वो कंट्री अपना कंपनी की करंट सक्सेस को शो कर रहा है, और उसको बताता है कि जी कंपनी की जो करंट सक्सेस है वो आप कैसे मेजर कर रहे हैं। आप अपनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को या रिटर्न को, जो उन्होंने वैल्यू आपने रिसोर्सेज जो एम्प्लॉय किए हुए हैं कैपिटल की शक्ल में, उससे आप कंपेयर करके बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है और कितनी एफिशिएंट नहीं है, कितने बेहतर अंदाज में वो कैपिटल एम्प्लॉय करने के बाद उसकी पोजीशन आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होते हैं, इनको, यानी ये जो ऊपर वाली चीज लिखी है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी PBIT, इनको इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ठीक है ना जी, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, यानी इस चीज को। ये इसलिए अब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये एक और तरीके से, यानी इसको आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी PBIT को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरा जो है नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, वही जैसे लिखा हुआ है पहले, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये ROCE का एक और फार्मूला बन गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि PBIT को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो यू कैन राइट PBIT और यू कैन राइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगली बात जो मैं समझा रहा हूं वो ये कि जो इसके अंदर एक और टर्म आ रही है वो आ रही है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फार्मूला होता है ना जी, वो होता है कि जब आप टोटल अपने एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये फार्मूलाज आने चाहिए आपको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला है, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और दूसरी बात जो मैंने बताई है कि PBIT को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर हम उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई ये वाली। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या भला, कि टोटल टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो फार्मूला
बन जाएगा आपके पास। तो ROC का ये फार्मूला भी हो सकता है। इसको फिर आप क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वही। तो ROC को ऐसे भी लिख सकते हैं, ROCE इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आप कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर ये लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इनटू 100। और अगली बात वो ये, तो ये यू कैन यूज दीज थिंग्स, ये एक ही बात है सारा जो मैंने भी आपको कर रहा हूं। या मैंने जर्नली बताया आपको कि ROCE का मतलब ये है कि R/C इन 100, ठीक है ना जी। तो R का मतलब है रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो ये रिटर्न के लिए लफ्ज जो है वो प्रॉफिट PBIT यूज कर सकते हैं रिटर्न के लिए, है ना। रिटर्न कह लीजिए, इसको रिटर्न कह लीजिए, रिटर्न या PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ही बात है, ठीक है ना जी। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया है कैसे कहते हैं, टोटल एसेट्स में से आप उसको कर सकते हैं। तो रिटर्न मतलब R, ठीक है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड C, ठीक है ना जी। तो ये R/C समझ आ गया आपको। अच्छा, तो यहां तक क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये, अगर थोड़ा सा और भी, मेरा चूंकि अकाउंटिंग के साथ इतना ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ अकाउंटिंग में होती हैं, तो इसको मतलब आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ अगर करें तो ये एक्चुअली बराबर आ जाती हैं, ये आप अपने किसी अकाउंटिंग के टीचर से भी पूछ सकते हैं, इक्विटी प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर ये भी लिख सकते हैं प्लस ये भी लिख सकते हैं, यानी या, क्योंकि ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है। तो यू कैन यूज दिस एज वेल, इक्विटी प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, ये भी यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर, ठीक है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर या तो लिख सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे लिख सकते हैं इक्विटी प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, आई थिंक सो। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी जी कि किस तरीके से हम जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जहन में रहे कि जो जरा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली कॉस्ट का ही हिस्सा होता है और टैक्स भी कॉस्ट का ही हिस्सा होता है। तो इसलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो तो डिडक्ट हो जाती है जब हम कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं। टैक्स तो अभी नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट तो पे हो जाता है, टैक्स तो बाद में पे करते हैं। तो लेकिन इंटरेस्ट तो पे हो जाता है कॉस्ट की जब हम डिडक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट आ चुका होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट को आप डिडक्ट कर चुके होते हैं। इसलिए जब हम PBIT मेजर करते हैं तो यहाँ पे चूंकि लिख रहा है बिफोर इंटरेस्ट, तो फिर आपको इंटरेस्ट को दोबारा ऐड करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ताकि वो PBIT एग्जैक्टली बन सके, वरना वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट आप पहले पे कर चुके हैं उसके अंदर, कॉस्ट के अंदर। तो PBIT बनाने के लिए जो कॉस्ट में पहले आपने इंटरेस्ट को माइनस किया हुआ है वो आपको इधर आके यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ आप इसी बात को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए।
ये देख, अच्छा एक चीज और जो मैं मिस कर गया वो ये कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन नेट एसेट्स भी कहते हैं, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स भी कहते हैं। ये मैं इधर लिख दूं आपको, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन नेट एसेट भी बोलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी जरा ज़हन में रहे। अच्छा जी, चलें मैं अब आपको एग्जाम्पल से ये बात एक्चुअली समझाना चाह रहा था, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ROCE की एग्जाम्पल दी हुई है जो आपके सामने है, और इसमें भी वही बात की गई है कि हमें इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है वो डिडक्ट पहले ही कर ली जाती है कॉस्ट, जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर रहे होते हैं। लेकिन इसके फार्मूले में आ रहा होता है कि अभी नहीं करनी है आपने कॉस्ट माइनस, ये देखें ना बिफोर लिखा हुआ ना, बिफोर इंटरेस्ट, तो इसलिए इसको PBIT बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट को दोबारा ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि व्हेन प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट तो डिडक्ट हो जाती है, सॉरी इंटरेस्ट तो डिडक्ट हो जाता है कॉस्ट में ही, तो PBIT के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें दोबारा से उसको ऐड बैक करना पड़ता है बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है PBT, तो PBT तो ये बन जाता है, लेकिन आई उसमें से पहले माइनस हो चुका होता है, तो इधर आके इसको जब ऐड करते हैं तो ये बनता है PBIT। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट जो अमाउंट पहले पे कर दी जाती है उसमें ऐड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी ये बात समझ में आ जाएगी आपको कि ये उसने कहा है कि जी हमारे पास एक कंपनी है सोनेक्सेल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसने अपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है कितना, इतना, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है PBT। PBT, हालांकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है PBIT, तो आई चुके वो पहले डिडक्ट हो चुका है उसके अंदर, तो इसलिए हमें आई PBIT बनाने के लिए आई जो डिडक्ट हुआ हुआ है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पे PBT बताया कि इतना है, तो PBT कितना है, इतना। तो यहाँ पे देखिए ये 2000 कोई भी कह लें, x की जगह 1 कर लें, तो 2018 के अंदर x का मतलब यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1, तो इसका मतलब 2018 के अंदर, और ये 2019 x का मतलब 1 ले लिया, तो 2008 के अंदर और 2009 के अंदर, सॉरी, तो 2009 के अंदर ये आपके सामने सिचुएशन है। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस कि ये है PBT। तो PBT कितना है 2008 के अंदर, ये 225,102 ये लिखा हुआ है PBT, है ना, 225,102। और उसके ऊपर जो हमें अब हमने इसको क्या बनाना है, PBIT बनाना है। तो PBIT के लिए जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है बैंक को, वो कितना है 21,909, तो ये 21,909 यानी ये आ गया 225,102 ये वाली अमाउंट, और ये वाली अमाउंट ये हमने ऐड कर दी, ऐड करनी बैक, ताकि ये PBT जो है PBIT बन सके। जब इसको ऐड कर लिया तो ये बन गया आपके पास PBIT 2008 के अंदर। अच्छा, फिर 2009 में देखें तो 2009 में वो बता रहा है कि 2009 में क्या है, 2009 में जो है वो ये यही वाली अमाउंट्स उसने रिस्पेक्टिवली बताई हुई हैं कि ये वाली जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इंटरेस्ट है, और ये वाली अमाउंट जो है ये PBT है, और ये वाली जो अमाउंट है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड बताया हुआ है, ये देखें 2008 में भी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो कितना है, ये वाली अमाउंट। ठीक है ना जी, इसको भी यूज करते हैं अगले सफे पे। तो बहरहाल इधर डायरेक्ट ही उसने कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया और वो बता दिया आपको ये है। तो अब देखें ये वाली PBT की अमाउंट ये लिखी, ये वाली 2009 में, और इसमें इंटरेस्ट अमाउंट ये थी ना, तो ये ऐड कर दी, तो ये 2009 का
पीबीआईटी बन गया ये वाला। ये पीबीआईटी 2009 का है ये वाला, और ये वाला पीबीआईटी 2008 का है। तो पीबीआईटी को अब आप जानते हैं आरओसीई फाइंड करना हो तो पीबीआईटी तो हम कैलकुलेट कर चुके, अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करना है तो आरओसीई आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसकी अमाउंट को यानी 247,011 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड 2008 का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2008 ये है ना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो कितनी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, इससे डिवाइड कर दें, यानी 751,969। तो ये आपके पास आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2008 के अंदर। इसी तरीके से इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 32.8%। अब आप अगर 2000 ROCE फाइंड करना चाहते हैं 2009 के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीबीआईटी लेना पड़ेगा 2009 का फार्मूले के मुताबिक। तो वो है 360,245, और इसी साल की आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड ये है इस साल की, तो वो है 988899। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 2009 में आपके पास जवाब आ जाएगा तकरीबन 36.4%। इसका मतलब ये हुआ कि एक पहले साल जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया है या एफिशिएंसी ऑफ द फर्म आई है, वो इतनी आई है 32.8%। लेकिन 2009 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है 36.4%। इसका मतलब ये है कि इतना कैपिटल एम्प्लॉय किया 2009 में और उसके ऊपर इतना रिटर्न मिला, और 2008 में इतना कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय किया और इतना रिटर्न मिला, तो ये आपके पास इतनी आ गई। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि क्या अगर हम सिर्फ इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में होगी, फर्ज कर लें ये किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये सनोक्साल, तो लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री के बाकी कंपनियां जो हैं, बाकी फर्म्स जो हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर कितना अच्छा उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल आ रहा है। लेकिन हम इसी फर्म की 2 सालों की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बाकी फर्म्स के साथ कंपेयर करने के लिए हमें बाकी फर्म्स का डाटा चाहिए होगा, जिससे हम कंपेयर करके बताएंगे कि ये फर्म जो है, जो कि स्नो एक्सेल पीएलसी है, ये बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, अगर बाकी फर्म्स का डाटा होगा। लेकिन अगर हम इसी फर्म को ही देखना चाहें 2 सालों के अंदर, तो हम कहेंगे 2008 की निस्बत 2009 में ये फर्म जो सनेक्सल पीएलसी है ये बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसका जो आरओसीई है वो 32.8% से बढ़कर 36.4% पे चला गया है। तो दैट शोज गुड परफॉर्मेंस। तो ये सारी कैलकुलेशन आगे करके भी दिखाई हुई है ये आपके सामने कि ये क्या है, ये पीबीआईटी है ना, ये पीबीआईटी है और ये सीई है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरीके से ये पीबीआईटी है और ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपके पास यही कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, इसमें मजीद एक चीज़ आपको बताई जा रही है, वो ये कि अगर आपको 2 सालों के अंदर तो आप बता सकते हैं, यानी हर साल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप ऐसा करें कि 2009 की आरओसी फाइंड करें, 2009 की आरओसी फाइंड करें, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 सालों का ले लें, कैपिटल एम्प्लॉयड का ले लें, 2 सालों का ले लें, तो आपको दोनों सालों की कैपिटल की एवरेज से डिवाइड करना पड़ेगा करंट जो है वो 2009 की पीबीआईटी को। ये समझ रहे हैं, यानी करंट जो आपके पास अगर आपने फाइंड करना है ना आरओसीई 2009 का, तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सालों की का एवरेज निकालें। तो दोनों सालों की एवरेज निकालेंगे तो पहले साल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ था, पहले साल जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ था जनाब वो था
751,969 और दूसरे साल था 988,899। ये अमाउंट और ये अमाउंट है ना। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज आ जाएगी ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही किया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला हुआ है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 751,969 है ना, और प्लस 988,899 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जवाब आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना जी। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 2 ईयर्स। लेकिन उसने कहा है कि आपने ROC निकालना है 2009 का दोबारा, तो आप क्या करेंगे, ROCE दोबारा फाइंड करेंगे 2009 का, तो आप PBIT जो है वो 2009 को ही लेंगे, लेकिन डिवाइड आप किससे करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 2 ईयर्स। ये इसने कहा है ऐसे करने को, तो हम इसलिए कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपके सामने PBIT 2009 का क्या आया था, तो PBIT 2009 का था जी 360,245। तो ये देखें 360,245, और ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये नीचे डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.4% आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग, एक ऐसे ही आपको करके दिखाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, अब आगे चलें। नेक्स्ट जो है वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इसको हम बोलते हैं, ये ROC खत्म हो गया, तो अर्निंग पर शेयर पे बात करते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ROC है वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल को मेजर करता है, क्योंकि वो कैपिटल दोनों ले रहा होता है। यानी कैपिटल दोनों लेने का मतलब ये है कि वो शेयर्स भी ले रहा होता है और बॉन्ड्स भी ले रहा होता है, तो कैपिटल दोनों ले रहा होता है वो। लेकिन यहाँ पर जो हम EPS की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड को इग्नोर कर रहा है, यानी लोन को नहीं ले रहा। ये EPS जो मेजर है वो लोन को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ शेयर की बात कर रहा है, सिर्फ ओनरशिप की बात कर रहा है। और शेयर भी आपको पता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर होते हैं और एक प्रेफर्ड शेयर होते हैं। और EPS का जो ताल्लुक है, ये मैं EPS थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड कर दूं EPS के हवाले से, तो एक मिनट जी। अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर को हम EPS बोलते हैं। जी सॉरी, तो मैं बात कर रहा था अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अर्निंग पर शेयर है ये जनरल मेथड नहीं है। अर्निंग पर शेयर जो है ये स्पेसिफिक मेथड है। अर्निंग पर शेयर क्या है, क्योंकि जो ROCE था ना वो जनरल मेजर था, क्योंकि उसमें आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे होते थे डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये एक्चुअली ये जो अर्निंग पर शेयर है ये स्पेसिफिक मेजर है, स्पेसिफिक मेजर है, ये जनरल मेजर नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि ये इसका ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
एक जो होते हैं वो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो प्रेफर्ड शेयर होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर का जो ताल्लुक है वो ज़हन में रहे कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ है, यानी इट इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। यानी एक्चुअली ये जो अर्निंग पर शेयर है ये किसको फोकस कर रहा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन कर रहा है, लेकिन ये टोटल कैपिटल प्रोवाइडर के साथ नहीं कर रहा। टोटल कैपिटल जो प्रोवाइडर होते हैं किसी भी कंपनी को, वो या तो शेयर होल्डर होते हैं और उनके साथ बॉन्ड होल्डर होते हैं जो जिन्होंने कर्ज दिया होता है। तो ये जो मेयर है ये बॉन्ड होल्डर को इग्नोर कर रहा है, यानी ये जो मेयर है इट इज इग्नोरिंग दी, इट इज इग्नोरिंग दी लोन या बॉन्ड होल्डर। तो ये बॉन्ड होल्डर को नहीं लेता, बल्कि किसको लेता है, ये सिर्फ शेयर होल्डर को लेता है। और शेयर होल्डर में से भी किसको लेता है, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को लेता है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को भी इग्नोर करता है। तो ये दो चीजें, दो तीन बातें हो गई पहले वाजे तौर पर कि ROC जो है वो ओवरऑल मेजर है और ये जो है ये स्पेसिफिक मेजर है, और ये बताता है कि किसी भी ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स अर्निंग। और दूसरी चीज ये है कि ये बताता है कि प्रॉफिट जो है वो जो कितने अवेलेबल होंगे पर शेयर के ऊपर, यानी एक्चुअली ये बताता है कि जो अर्निंग्स हैं वो पर शेयर कितनी है, यानी हर शेयर के ऊपर एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहा है। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है अर्निंग्स पर शेयर। तो हर मतलब पर शेयर मींस वन शेयर, हर शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग जो है वो कमा रहा है, कितना पैसा अर्न कर रहा है, कौन भला, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। समझ आ गई बात। तो ये इसका ताल्लुक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ है, इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, किसके साथ भला, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को हम इसमें नहीं लेके आते। ठीक है, तो ये इग्नोर किस किस को कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक मेजर है क्योंकि ये तमाम कैपिटल को नहीं ले रहा, ये सारे कैपिटल को ले रहा था, ये सारा कैपिटल ले रहा था, ये कैपिटल सारा ले रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये सारा कैपिटल ले रहा था, ये नहीं ले रहा। ठीक है, और दूसरी चीज ये बॉन्ड होल्डर को इग्नोर कर रहा है और इसका ताल्लुक सिर्फ किससे है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इसको हमने अब समझना है। तो इसका जो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूले को देखना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला मैं आपको लिख दूं। तो इसका फार्मूला ये है जी, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स and preference dividend divided by number of ordinary shares issued। ठीक है, तो ये फार्मूला है जी। तो इसके अंदर एक और चीज बता दूं, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, जब आपके पास प्रॉफिट बचता है इंटरेस्ट पे करने के बाद, यहां बाद है, आफ्टर है, याद रखें
कि आर और सी में सीई में बिफोर था, यहाँ आफ्टर है कि प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद और प्रेफर्ड शेयर होल्डर को उनका हिस्सा देने के बाद, तीन बातें, यानी एक, दो और तीन देने के बाद जो बच जाता है वो क्या बचता है, वो बचता ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग है, तो इसलिए उसको अर्निंग्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पे कर दिया, क्या भला, आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया, आपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर को उनका हिस्सा भी दे दिया, डिविडेंड, तो बाकी जो बचेगा फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए बचेगा, उसको अर्निंग्स कहा जाता है। अर्निंग्स और डिवाइडेड बाय फिर यही आ जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यूड, ये वही बात आ जाएगी और इसको आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जारी सी बात है कि इस चीज़ को हमें समझने के लिए कोई एग्जांपल रिक्वायर्ड होगी, तो एग्जांपल पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जांपल से इसको समझिए। ये है जो भी मैंने आपसे बात की, इसके अंदर ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आफ्टर, इधर यहाँ पर आफ्टर के बाद इंटरेस्ट भी लिख लें, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफर्ड डिविडेंड्स, और यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के बजाय यहाँ पर लिख लें ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी में तो दोनों ही आ जाएंगे ना, ऑर्डिनरी भी आ जाएंगे और प्रेफर्ड भी आ जाएंगे, तो ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करना है आपने इसको। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो ये ईपीएस आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो आपको समझ आएगा कि जी ये क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी टैक्स अभी पे नहीं किया आपने, ये है एक्चुअली पी बी आई टी, ये है पी बी आई टी। और फार्मूला क्या है वो भी आपको पता है, ईपीएस का क्या फार्मूला है, ईपीएस का फार्मूला है, ईपीएस का फार्मूला है कि प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद आपके पास बचेगा। तो इसका मतलब पीबीआईटी तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, तो आप इसमें से सबसे पहले क्या पे कर दें, इंटरेस्ट पे करें। तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो 1,20,000 में से 20,000 रुपया टैक्स इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट पे कर दिया, एक चीज़ माइनस हो गई क्योंकि इसने कहा था आफ्टर, तो इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बाकी बचा 1,00,000। इसके बाद टैक्स पे करना है, तो ये टैक्स पे कर दिया, ये बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बन गया ना। अच्छा, अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स पे करने के बाद आपके पास क्या बच गया, ये चीज़। अब आफ्टर टैक्स जो आपके पास 40,000 का टैक्स पे कर दिया आपने, ये 20,000 का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है, ये तीसरी चीज़, तीन चीज़ें पे करनी है ना। तो तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आपने वो भी कर दिया। अब जो आपके पास बच गया है, ये अब ये बच गया जिसको हमने क्या कहा था, इस सारी चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, अर्निंग्स। तो यही इसने कहा है, अर्निंग्स कितनी बच गई, 59,000 ये बच गई, और 59,000 आपके पास ये चीज़ बच गई। और उसके बाद वो कहता है कि ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना है, ऑर्डिनरी डिविडेंड भी अगर पे कर दिया जाए, तो ये वैसे समझाने के लिए, तो ये 49,000 माइनस कर दें, तो बाकी जो रिटेन प्रॉफिट है कंपनी के पास वो 10,000 है, ये इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। बहरहाल ये आगे चला गया है, हमें आगे नहीं जाना है, हम हमारे जो कंसर्न है वो किससे है कि हमारा जो फार्मूला है वो क्या था ईपीएस का, ईपीएस का फार्मूला था, ये जो ये वाली चीज़ ऊपर आई है इसको अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो अर्निंग्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अर्निंग्स, अर्निंग्स, और अर्निंग्स क्या है, यही है,
डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से आपने डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अब आपके पास अर्निंग कितनी आई है, ये अर्निंग आई है आपके पास 59,000, तो 59,000 ये रखा, और नीचे उसने बताया हुआ कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इशू किए हुए हैं। टोटल कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, 20,000 प्रेफर्ड शेयर हैं और 80,000 ऑर्डिनरी शेयर हैं। तो मैंने आपको फार्मूले में बताया था ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करना है, तो ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड किया तो ये आपके पास अर्निंग पर शेयर आ गई। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करें, फिर टैक्स पे करें, फिर प्रेफर्ड डिविडेंड पे करें, जो बाकी बचेगा वो आपकी अर्निंग्स होंगी। अर्निंग्स को डिवाइड कर दें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, तो आपके पास जनाब क्या आ जाएगा, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास कहानी आ गई सारी। तो ये दो आपकी बुक में ये दी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में जो है वो 4 बताई थी, तो उनके भी मैं आपको जस्ट फार्मूलाज जो है वो शेयर कर देता हूँ। बाकी कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड जो प्रॉफिट आफ्टर दिस, इस ऊपर वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम अर्निंग्स कहते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से आपने इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है ईपीएस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर जो शुरू में बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे कि जी हमारा क्वेश्चन तो ये है ना कि शॉर्ट टर्म मेजर्स ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, तो उसमें पहला हमने ये पढ़ लिया, और दूसरा जो है वो हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा उसमें से हमने अर्निंग पर शेयर जो है वो पढ़ लिया। ये दो मैंने पढ़ा दिए आपको, और ये दोनों आपकी बुक में भी मौजूद हैं। बाकी रह गए ये दो, तो ये भी कोई इतने मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसको सिंपली आप समझ लीजिए कि ये इनके फार्मूलाज में आपको लिख देता हूँ, बाकी कोई इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इनकी, इन दोनों के फार्मूलाज में लिख देता हूँ। तो जो P ओवर E रेशो है, P ओवर E रेशो, वो भी उसके लिए हमें ईपीएस रिक्वायर्ड होता है। ईपीएस हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसका फार्मूला ये है कि आपने मार्केट प्राइस पर शेयर ऊपर रखना है और अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देना, तो P ओवर E रेशो आ जाएगी, यानी प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। ठीक है, और आखिरी जो बात है वो ये है कि अर्निंग यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका ये है, अर्निंग यील्ड इसको हम EY कह देते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि आपने ईपीएस को न्यूमरेटर में रखना है और पर शेयर उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास अर्निंग यील्ड आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज जो है वो आपने थोड़े से समझने हैं, वो मैंने आपको लिख दिए हैं, इनको याद कर लेना है आपने। ठीक है, तो ये चारों जनाब आपके पास चीज़ें आ गई। तो हमने शॉर्ट टर्म के अंदर ये 4 मेथड्स मैंने आपको बताए, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं।